सो स्टार्ट करते हैं विद न्यू टॉपिक। हमारा पहले टॉपिक था बैंक्स। हम बैंक की बात कर रहे थे, हम फंक्शंस की बात कर रहे थे। फंक्शंस में हमने दो तरीके के फंक्शंस पढ़े थे। एक थे हमारे प्राइमरी फंक्शंस एंड देन थे हमारे सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है, तो हमने वो सेकेंडरी वो बाकी के फंक्शंस अभी पढ़ने हैं। अभी हम सिर्फ कौन से फंक्शंस को कंटिन्यू कर रहे हैं विद प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी बेसिकली बैंक के दो ही काम हैं, एक पैसा लेना, दूसरा पैसा देना। पैसा लेना मतलब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। मैंने वीडियो अपलोड करी थी। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब यानी कि अगर बैंक आपसे पैसा लेता है, वो फिक्स डिपॉजिट भी ले सकता है। ठीक है, वो आप लोगों से ठीक है, वो रेकरिंग डिपॉजिट हो सकता है किसी भी तरीके से, वो करंट डिपॉजिट हो सकता है कि आप लोग किसी तरीके से भी अकाउंट जो है अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराना चाहते हो। इसके अलावा अगर आप बैंक से पैसा लेना चाहो, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ना। एक था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दूसरा आता है लेंडिंग लोन्स। ठीक है, लेंडिंग मनी या लेंडिंग लोन्स। तो ये हमारा सेकंड फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन हेड के अंडर। याद रखना है इसको। आपकी बुक में ये दिया होगा, थर्ड यूनिट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड यूनिट का ये चैप्टर है बैंक्स। तो बैंक्स में आप देख लो 3-4 पेज छोड़ के यहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा ये टॉपिक। सो फंक्शंस ऑफ बैंक्स हम पढ़ रहे हैं। सो लेंडिंग मनी इज अनदर फंक्शन अंडर द हेड ऑफ प्राइमरी फंक्शन। सो इन्होंने लिखा है कि अगर आप लोग पैसा देते हो, ठीक है, बड़े तरीके से पैसा दिया जा सकता है थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक जो है वो पैसा देता है बिजनेसमैन को, फार्मर्स को, अदर पर्सन कोई भी वहां से पैसा लेना चाहे। तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बिजनेसमैन को ही सिर्फ लेंडिंग हो सकती है, अदर किसी पर्सन को लेंडिंग नहीं होगी। नेक्स्ट आता है टर्म लोन्स। ये तो हमने हेड पढ़ा कि जो आप लोगों का यहाँ पे है लेंडिंग मनी। अब जो मनी लेंड करनी है वो किस किस तरीके से हो सकती है, टर्म लोन्स के फॉर्म में, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, वो हम आगे तरीका पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट टर्म लोन। एक चीज पहले ही ध्यान रखना, टर्म लोन और कैश क्रेडिट दोनों सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है इनमें। जो टर्म लोन्स हैं वो फिक्स्ड मशीनरी या मैं बोल सकती हूँ फिक्स टर्म पीरियड के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 years, 5 years, 10 years। तो मतलब किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए जब आप लोन लेते हो, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लोन लेते हो, वो टर्म लोन्स हैं। और अगर मैं कैश क्रेडिट की बात करूं, जो सी सेक्शन लास्ट में दिख रहा है, कैश क्रेडिट भी सेम है कि पैसा ही मिलता है, बट एक डिफरेंस यहाँ पे ये है, कैश क्रेडिट आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। ठीक है, जब आप लोग किसी करंट मशीनरी आप लोगों ने खरीदनी है, या कहो कि कम पैसे वाली कोई चीज खरीदना चाहते हो, कम लोन ले रहे हो आप लोग, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ले रहे हो, तो वो आपका कैश क्रेडिट है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन टर्म्स लोन एंड कैश क्रेडिट, नथिंग एल्स। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना जब हम डिटेल में रीड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद टर्म लोन्स। These loans are provided by banks to their customer for fixed period to purchases या to purchase machinery। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें इन्होंने क्लियर कर दी कि जब मैं बात कर रही हूँ, कॉमा डाले ना, मशीनरी, ट्रक, स्कूटर, हाउस एंड सो ऑन, डिफरेंट चीजें हैं जिनको हम परचेज कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है जो आपने अंडरलाइन करनी है, दैट जो लोन मिलता है वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए मिलता है। दूसरी चीज जो है वो ये याद रखनी है आप लोगों ने कि जो लोन फिक्स टाइम पीरियड के लिए मिलता है वो आपका अमाउंट ज्यादा होता है। और ज्यादा अमाउंट का लोन हमें क्यों चाहिए, कोई बहुत बड़ी मशीनरी खरीदनी है, महंगी मशीनरी खरीदनी है, ट्रक खरीदना है जितने महंगा आता है आपका लाखों में, स्कूटर खरीदना है, घर खरीदना है, तो ये चीजें आप लोगों की लाखों की चीजें हैं। तो इनके लिए आप लोग जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन लेते हो, फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, ये मेन चीज है। इसके बाद लास्ट चीज जो हमने पढ़नी है कि लोन ले तो लिया है आपने, रीपे कैसे करना है, वापस कैसे करना है। इट इज टोटली अप टू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कस्टमर। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आप मंथली पैसा पे कर सकते हो तो मंथली पे कर दो, क्वार्टरली पे करना है तो क्वार्टरली, यानी कि आप मतलब हर 3-4 महीने बाद पे करना चाहते हो तो वो कर दो, 6 मंथली पे करना है, साल बाद पे करना है, ये आपकी जरूरत के ऊपर है कि आपकी इनकम कैसी है, आप कैसे पे करना चाहते हो, कैसे आपको इजी लगता है। सो ये हमारा टर्म लोन्स हो गया। नेक्स्ट वन हमारा आता है बैंक ओवरड्राफ्ट।
बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? द कस्टमर हु मेंटेन्स अ करंट अकाउंट विद द बैंक टेक परमिशन फ्रॉम द बैंक टू विड्रॉ मोर मनी। पहले मैं आपको हिंदी में नॉर्मल समझा देती हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ओवर क्या होता है? ज्यादा निकलवाना। जब आपके बैंक में, लेट्स सपोज मैं अगर आपको कोई एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके बैंक में कितना पैसा है सिर्फ लाख रुपया है, ठीक है। सो मैं अगर आप लोग इससे ज्यादा पैसा निकलवाना चाहते हो, ओवरड्राफ्ट ओवरड्रू, ज्यादा निकलवाना, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है, आप 1.5 लाख निकालना चाहते हो, आप 2 लाख निकालना चाहते हो, सो ये जो इससे ज्यादा 50,000 की लिमिट है या इससे ज्यादा लाख की लिमिट है, अगर आप इससे ज्यादा निकलवाना चाहते हो तो अब बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि भाई आपके अकाउंट में 1 लाख है, अगर आप 1.5 लाख निकलवाना चाहते हो तो निकलवा लो, 50,000 आपको एक्स्ट्रा लिमिट दी जा रही है। दैट 50,000 जो एक्स्ट्रा है 1 लाख, ठीक है, जो मैंने अभी आपसे बात करी 1 लाख और 1,50,000 दोनों का डिफरेंस कितना है? 50,000। सो जब ये 50,000 की परमिशन बैंक आपको देता है कि अगर आपके बैंक में अगर हो, इसके लिए आप लोगों को जो है परमिशन दी जा रही है बैंक के द्वारा कि आप 50,000 एक्स्ट्रा निकलवाओ। दैट 50,000 इज कॉल्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट। इतनी बात क्लियर हो गई? सो ये चीज आप लिख सकते हो किसी भी तरीके से, आप ये एग्जाम्पल भी फ्रेम कर सकते हो। यही चीज जो मैंने आपको बोली है अब मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। द कस्टमर who maintains a current account with the bank। फर्स्टली ये चीज अंडरलाइन करो कि बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनका अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट है। इन केस यू पीपल आर हैविंग सेविंग अकाउंट विद द बैंक, देन ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। सेविंग अकाउंट मतलब जो हमारा है, जो हमारे मदर फादर का है। करंट अकाउंट बिजनेसमैन का होता है, जिन्होंने रेगुलर ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। सो ये प्रीवियस वीडियो में प्रॉपरली मैंने करंट अकाउंट का एक्सप्लेन करा हुआ है। सो अगर यहाँ पे ना समझ में आए तो आप पहले वीडियो वो वाली देखना, देन आप इस वीडियो पे आना। बात कर रहे थे कि कस्टमर जिसका भी करंट अकाउंट है बैंक का, उसके पास ये परमिशन है फ्रॉम द बैंक टू विड्रॉ मोर मनी देन डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट। एग्जाम्पल में यही बोला ना कि वो के बैंक अकाउंट में है। सो द एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉन इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट दैट 50,000 जो आपने एक्स्ट्रा निकलवाए थे, मैं उसको क्या कहूंगी? ओवरड्राफ्ट कहूंगी। This facility is available to trustworthy customers for a small period। 6 महीने के लिए, साल के लिए ही ये आप लोगों को जो है फैसिलिटी दी जाती है। ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स का मतलब ये है कि हम ऐसे नहीं कि किसी का भी करंट अकाउंट मेरे पास है तो मैं उसको बोलूंगी कि भी आप 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख अपनी मर्जी से निकलवा लेना। नहीं, सिर्फ जिनकी क्रेडिट पोजीशन अच्छी है, ठीक है, जो टाइमली हमें इंटरेस्ट दे देते हैं, टाइमली जो है पेमेंट कर देते हैं, सिर्फ उन कस्टमर्स को ये जो है फैसिलिटी अवेलेबल होएगी। This facility is usually given against security of some asset। बच्चे जब भी ये वर्ड आएगा, बैंक में बहुत बार ये वर्ड आने वाला है, अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, या मैं बात करूं पर्सनल सिक्योरिटी या मॉर्टगेज, ये वर्ड्स आएंगे तो इनका मतलब ये है कुछ भी गिरवी रखना, ठीक है। सो बैंक ये फैसिलिटी आपको देता है कि ज्यादा पैसे निकलवाओ, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई सिक्योरिटी, कोई पर्सनल सिक्योरिटी, कोई आपके गहने हो सकते हैं, कोई इंश्योरेंस के कागज हो सकते हैं, या इंश्योरेंस के पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर हो सकते हैं, आपको वो रखने पड़ेंगे, बैंक को देने पड़ेंगे। ओनली देन बैंक विल अलाउ यू टू विड्रॉ मोर मनी देन अवेलेबल इन योर बैंक अकाउंट। सो इंटरेस्ट इज चार्ज। तो यहाँ तक तो चल मैं इंटरेस्ट की बात बाद में करती हूँ। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब आप ज्यादा अमाउंट निकलवाते हो जितना कि आपके करंट अकाउंट में है। सेकेंडली कहते जो आप लोग ज्यादा अमाउंट निकलवाए उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये स्मॉल पीरियड के लिए होता है, ये नेक्स्ट बात बोलिए। और थर्डली ये कहते हैं कि जब आपको दिया जाता है, ये फैसिलिटी दी जाती है, वो अगेंस्ट सम सिक्योरिटी दी जाती है, आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बात ये आती है कि आप ये बताओ कि इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा, ब्याज। एक बात ध्यान में रखना, मैंने आई डोंट थिंक सो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। जितने एक्सेप्टिंग डिपॉजिट थे, इससे पहले मैंने बात करी थी करंट अकाउंट की, सॉरी सेविंग अकाउंट की, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की, मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट की, वहां पे इंटरेस्ट मिलता है।
इंटरेस्ट मिलने का मतलब इंटरेस्ट जो है आप लोगों को वहां पे रिसीव होता है। सो वहां पे आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। बट यहाँ पे मैं लेंडिंग मनी की बात करूं तो लेंडिंग मनी के केस में आप इंटरेस्ट पे करते हो। सो देयर इज अ डिफरेंस, इंटरेस्ट रिसीव करना और इंटरेस्ट पे करना। मैं यहाँ पे इंटरेस्ट पे करती हूँ तो वापस उसी लाइन पे आ रही हूँ, इंटरेस्ट पे करना। सो इंटरेस्ट किसके ऊपर पे किया जाएगा? एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ पे दोबारा एग्जांपल के साथ समझा रही हूँ, वही एग्जांपल मैं दोबारा से कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। हमने एग्जांपल ली थी, 1 लाख अकाउंट में है, बैंक बोल रहा है या मैंने बैंक से परमिशन ली कि मैं 50,000 एक्स्ट्रा निकलवा सकती हूँ, बैंक कहता है निकलवा लो। सो दिस एक्स्ट्रा 50,000 इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो क्या मैंने अगर बैंक से फैसिलिटी ले ली तो मुझे 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, जबकि मैंने ये मान लो कि मैंने ये 50,000 एक्स्ट्रा निकलवाया ही ना हो बैंक से। यहाँ पे इन्होंने लास्ट लाइन पे ये चीज कवर कर दी है कि जितना अमाउंट मैं निकलवाऊंगी बैंक से 50,000 में से, 50,000 की परमिशन थी, 50,000 में से मान लो मैंने 20,000 निकलवाया था, तो इंटरेस्ट मुझे जो लगेगा वो 20,000 के ऊपर लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई? इट डजंट मीन कि आपने आपके पास जितनी फैसिलिटी है, जितनी ऑप्शन है, आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर लगेगा, नहीं। जितना पैसा निकलवाओगे, मैं भी बोल रही हूँ ना, 50,000 मान लो मैंने आपसे पैसा ले लिया, मैंने यूज ही नहीं किया पैसा, तो मैं इंटरेस्ट क्यों दूं? तो अगर उन्होंने ये कहा है कि जितना पैसा आपने यूज करा या जितना पैसा आपने ड्रॉ कराया, उसके ऊपर आपको क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा टर्म्स लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट का था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है फंक्शन कैश क्रेडिट का। कैश क्रेडिट होता क्या है? सबसे पहले कैश क्रेडिट मैंने आपको बोला था ऑलमोस्ट जैसे टर्म लोन्स हैं वैसे ही हमारा कैश क्रेडिट है। अंडर दिस एग्रीमेंट बैंक जो है आपको लोन एडवांस देता है फॉर स्पेसिफाइड पीरियड या स्पेसिफाइड लिमिट के लिए। कैश लोन दिया जाता है इन हैंड ऐसे, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक आपके अकाउंट में वो पैसा डाल देता है। आपने मान लो आपने घर बनाना था, बैंक से लोन लेने गए तो बैंक ने आपको 10-20 लाख हाथ में तो नहीं पकड़ाया ना। बैंक ने बोला कि हमने आपको लोन दे दिया, वो आपके बैंक अकाउंट में चला गया, जब निकलवाना चाहो निकलवा सकते हैं। पर यहाँ पे ना लिखा है कैश लोन आपको स्पेसिफाइड लिमिट के लिए अगेंस्ट करंट एसेट एंड अदर सिक्योरिटीज मिल जाएगा। जितने भी आपकी एसेट्स हैं, जितनी भी आपकी सिक्योरिटीज हैं, उनके अगेंस्ट आपको पैसा मिल जाएगा। द बैंक ओपन एन अकाउंट इन द नेम ऑफ द बोरोवर। अब मेरे नाम के ऊपर बैंक अकाउंट ओपन करेगा और मुझे अलाउ करेगा कि मैं जो है मनी जितनी भी मैंने बोरो करी है, जितने का भी मैंने लोन लिया है, वो मैं पैसा विड्रॉ करा सकती हूँ सब्जेक्ट टू दी सैंक्शन लिमिट, कि जितने टाइम के लिए सैंक्शन करा है, 6 महीने के लिए करा है, साल के लिए मैंने लोन लिया है, अकॉर्डिंग टू दैट मैं पैसा निकलवा सकती हूँ। आई होप आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये मैंने पहले क्लियर करी तो मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा इसको, कि आपको लोन मिलेगा अगेंस्ट करंट एसेट्स एंड अदर सिक्योरिटीज। वहां पे मैंने किस चीज की बात करी थी कि आपको वहां पे भी कोई ना कोई सिक्योरिटी, कोई ना कोई पर्सनल सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम केस है, पर यहाँ पे बात किस चीज की मैं कर रही हूँ? करंट एसेट्स की, अदर सिक्योरिटीज की। ओके, तो ये चीज याद रखना। और लास्ट हम लोग लाइन जो पढ़ रहे हैं वो ये है, इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होएगा? ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉ। ये हर केस सेम है, कहीं पे भी आप ये चीज पढ़ोगे ना बच्चे, ये सेम आएगी कि इंटरेस्ट हमेशा बैंक उस अमाउंट के ऊपर चार्ज करता है जो अमाउंट आपने यूज किया होता है, मींस आपने विड्रॉ कराया है। इन केस आप कुछ भी नहीं विड्रॉ कराते, आपने लोन ले लिया पर उस लोन में से 1 रुपया नहीं निकलवाया, तो आपको कोई अमाउंट जो है इंटरेस्ट का नहीं पे करना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो लास्ट टॉपिक ऑफ लेंडिंग मनी जो हम पढ़ रहे हैं या लेंडिंग लोन्स पढ़ रहे हैं, उसका ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक चीज पहले समझाना चाहती हूँ, आई डोंट नो कि अकाउंट्स में अभी आपने ये चीज करी है या नहीं करी, बट फ्रॉम माय साइड आई जस्ट वांट यू टू क्लियर कि आपका ये कंसेप्ट क्लैरिटी, ये चीज आपकी हो जानी चाहिए। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है? आप मेरे से कोई भी चीज लेने आए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सप्लायर है, ठीक है, ये बायर है,
ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि आपके ये अकाउंट्स में भी ये कंसेप्ट क्लैरिटी आपको जरूरी है। आने वाली हूँ। सो बात है क्या, सबसे पहले सप्लायर है, सप्लायर का नाम दे देते हैं ए, इधर है बायर, बायर को नाम दे देते हैं बी। जब आपने मुझे कोई चीज बेची, ठीक है, तो जब चीज बेची थी तो आपको पैसा चाहिए था, मैंने पैसा नहीं दिया अभी, मैं बोल रही हूँ कि मैं 3 महीने बाद आपको पेमेंट करूंगी, आफ्टर 3 मंथ्स। पेमेंट का अमाउंट कितना है, 10,000। अब सप्लायर को मान लो आज ही पेमेंट चाहिए, सप्लायर वेट नहीं कर सकता 3 महीने की, तो सप्लायर करेगा क्या, वो बिल लेके जाएगा, ठीक है, और बैंक को दे देगा। आप इसी तरीके से अपनी कॉपीज पे अपना ये बना लीजिए, ठीक है, ये डायग्राम इसी तरीके से बना लीजिए कि बायर ने सप्लायर को चीज बेची, सप्लायर ने बायर को चीज बेची, बायर ने सप्लायर को पैसा देना था, आफ्टर 3 मंथ्स 10,000 देना था। आई कांट वेट कि मैं 3 महीने वेट करूं, मुझे आज ही पैसा चाहिए। तो ए जो है वो बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा कि मुझे पैसा दे दो, ठीक है, ये पर्सन जो है बायर है आपको 3 महीने बाद पेमेंट कर देगा, मुझे आज पैसे की जरूरत है। फिर बैंक, एरो देखिए ध्यान से किधर जा रहा है, बैंक ने सप्लायर को मान लो 9500 दे दिए। अब आप ये सोचोगे कि 10,000 का बिल था, 9500 बैंक ने क्यों दिए, बैंक ने आपसे कुछ चार्ज तो करना है ना, बैंक वेला तो बैठा नहीं है कि तुम आए 10,000 मांगने तो 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया। बैंक ने अपना काइंड ऑफ 500 कमीशन चार्ज करने के बाद बाकी का 9500 आपको दे दिया। चलो आपकी तो कहानी खत्म कि सप्लायर को पैसा चाहिए था, सप्लायर को पैसा मिल गया, ये तो पार्टी बीच में से निकल गई। अब कौन रह गया इस डायग्राम में, बायर और बैंक। बायर ने किसको पैसा देना था, सप्लायर को। अब सप्लायर को पैसा मिल चुका है ना, चाहे वो बैंक ने दिया जिसने भी दिया। अब बायर ने जो पैसा सप्लायर को देना था, अब वो किसको पैसा देगा, ये पैसा बैंक को। ध्यान से एरो देखिए, इसी तरीके से बनाइए अपनी कॉपीज पे, ठीक है। सो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देनी है कि पहले सप्लायर ने बायर को, जैसे जब भी बिल जो था ड्रॉ हुआ तो बायर ने सप्लायर को पैसा देना था 3 महीने बाद, सप्लायर को आज पैसा चाहिए था तो सप्लायर वो बिल लेके बैंक के पास गया, तो बैंक ने उसको 9500 दे दिए आफ्टर चार्जिंग सम कमीशन, या आफ्टर बैंक चार्जेस लेने के बाद उसको पैसा दे दिया। तो ये दोनों पार्टीज तो इस डायग्राम से निकल गई, ठीक है, सप्लायर तो निकल गया। अब बायर ने जो पैसा सप्लायर को देना था, अब सप्लायर को नहीं देगा वो पैसा, वो किसको देगा, बैंक को, और देगा कितना, फुल 10,000, नॉट 9500, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखना। आई होप आपको डायग्राम से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या समझाने वाली हूँ। अब जो ये बिल बैंक ने 10,000 में से 9500 दिए, ड्यू डेट से पहले दिए, उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। डिस्काउंट हुआ ना, वो 10,000 तो दिए नहीं, कितने दिए थे, 9500, डिस्काउंट कर दिया ना मैंने आप लोगों को, कुछ अपना पैसा काट लिया। सो इसको कहते हैं। अब एक एक लाइन रीड करते हैं। अंडर दिस बैंक गिव्स मनी टू इट्स कस्टमर, बैंक जो है सप्लायर को मनी देता है ऑन सिक्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज तो मेरे पास था, मैंने आपको पैसा दे दिया बिफोर द एक्सपायरी ऑफ बिल, क्योंकि मैंने बोला था बिल कितने टाइम पीरियड का है, 3 महीने का है, तो 3 महीने से पहले मैंने आपको पैसा दे दिया, इसीलिए लिखा है बिफोर एक्सपायरी ऑफ द बिल इन ईज ऑफ कस्टमर्स नीड इट, क्योंकि कस्टमर को पैसा चाहिए था 3 महीने से पहले, तो मैंने एक्सपायरी डेट से पहले ही उसको पैसा पे कर दिया। फॉर दिस सर्विस बैंक चार्जेस डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट कितना चार्ज करा इस एग्जांपल में, 500 फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द बिल। तो यहाँ से कहते हैं वो बैंक जो है आपका जो भी पीरियड रह जाता है उसके अकॉर्डिंगली वो आपसे पैसा चार्ज करता है। अब आपकी बुक में जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई है, सबकी बुक में ये एग्जाम्पल है, ऊपर दी होगी 2 लाइनें छोड़ के या 2 लाइनें नीचे छोड़ के दी होगी, दी जरूर है, मुझे पता है, आप उसको रीड जरूर करना, पर जो मैंने आपको अभी डायग्राम बना के दिखाया है, आप इस डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में ये चीज जरूर बना सकते हो, ठीक है, इस चीज को बना देना आप लोग। सो ये हमारा यहाँ तक का टॉपिक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो रेस्ट हम देखते हैं कि इससे अलावा तो हमारा कोई टॉपिक बीच में नहीं रह गया। सो जल्दी से हम अब कवर करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शंस हैं सेकेंडरी फंक्शन। मेक श्योर आपकी बुक में हेडिंग्स दी हैं, अगर आप वैसे पढ़ना चाहते हो जैसे आप कंफर्टेबल हो आप कर लेना, बट छोड़ के नहीं जाना, बहुत टॉपिक जरूरी है।
सो सेकेंडरी फंक्शंस की बात कर रहे थे, जल्दी जल्दी में एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस होते क्या हैं कि बैंक का मेन काम तो पैसा लेना देना है, इसके अलावा बैंक और भी फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल एजेंसी फंक्शंस, ठीक है, एजेंट फंक्शन लिखना है तो एजेंट फंक्शन लिख लो, एजेंसी फंक्शन लिखना है तो वो आपकी मर्जी है। एजेंट क्या होता है, जो दो पर्सन के बीच में लिंक बनाता है, तो बैंक भी मेरे बीच में लिंक बनाता है, कैसे, अब पहले पढ़िए। कलेक्शन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अभी बैंक ने मेरा बिल कलेक्ट करा था ना, चाहे उसको बाद में डिस्काउंट किया है, जो भी किया है, कलेक्ट तो करा था ना बैंक ने मेरे बिहाफ के ऊपर। क्या बैंक का बीच में लेना देना था? नहीं, डीलिंग मेरी और बायर की थी, बैंक मेरा बीच में एजेंट बना। प्रोमिसरी नोट भी सेम होते हैं, जब हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको आफ्टर सर्टेन डेट पैसा मिलेगा। चेक भी क्या होता है, आपने मुझे चेक दिया और मैं चेक उठा के बैंक के पास चली गई, बात तो हमारे दोनों की डीलिंग थी ना, तो बैंक ने समहाउ एज ए एजेंट या बीच में बोलो कि इंटरमीडियरी बन के उसको इन कैश करा, चाहे वो बैंक की ड्यूटी ही क्यों ना है, बट बैंक ने तो मेरी हेल्प करी है ना उसको इन कैश कराने के लिए। तो ऐसा कोई भी काम जिसमें बैंक एज ए एजेंट, एज ए थर्ड पार्टी काम करता है, वो मेरे एजेंसी फंक्शंस हैं। नेक्स्ट, बैंक मेरे भी हाफ के ऊपर इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट करता है। आई होप आपको सबको पता है डिविडेंड क्या है। डिविडेंड अमाउंट जो शेयर्स के ऊपर मिलता है, काइंड ऑफ इंटरेस्ट ही होता है, पर अगर शेयर्स के ऊपर आपको कोई पैसा मिलता है तो उसको डिविडेंड कहते हैं, इंटरेस्ट नहीं कहते, ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया आपको। बात कर रहे थे कलेक्टिंग डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो मैं एग्जांपल देने वाली थी कि जब साल के बाद 31 मार्च को आपके बैंक अकाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है या हर महीने के एंड में इंटरेस्ट लगता है, तो क्या बैंक आपको घर पे ब्याज देने आता है? नहीं आता ना आपको घर पे ब्याज देने, अपने बैंक में पैसा आ जाता है ना, वो क्या है, इंटरेस्ट। एजेंसी, एजेंट बना है ना बैंक मेरा, कि अपने आप मेरे बैंक में इंटरेस्ट डाल रहा है, अपने आप जो है मेरे बिहाफ के ऊपर कलेक्ट कर रहा है पैसा। ये है इंटरेस्ट या एजेंसी फंक्शंस। नेक्स्ट है, बैंक मेरे बिहाफ के ऊपर शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल कर सकता है। बैंक मेरे बिहाफ के ऊपर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकता है। अगर आप बच्चों को ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो मैं आप लोगों को बता दूं ये है कैसे। बच्चे कई बार हम ना बैंक को खुद ही बता देते हैं, जब हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ना, तो आपके घर वालों को भी पता होगा, आपको भी पता होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी का जो भी प्रीमियम अमाउंट है आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। हर महीने आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने कुछ भी पेमेंट करना है, आप खुद कमांड देके भी पेमेंट करा सकते हो, पर कई बार आप पहले से कमांड दे देते हो कि यहाँ से मेरे बैंक में पैसा पड़ा है, तो ऑटोमेटिकली इतना इतना पैसा आपका जाता जाएगा। ठीक है, कई बार आप खुद पे कर देते हो, तो बैंक आपके भी हाफ के ऊपर किसी तीसरे बंदे को पेमेंट कर रहा है ना, चाहे वो प्रीमियम का अमाउंट पे कर रहा है, चाहे वो किसी को ब्याज दे रहा है, खुद का ब्याज वो ले रहा है, पर दे तो रहा है ना। तो ये चीजें क्या है, एजेंसी, जब बैंक आपके बिहाफ के ऊपर कोई भी इस तरीके की पेमेंट करता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। आपको पता ही होगा, हमारे पेरेंट्स नॉर्मली ये काम करते हैं, क्योंकि जैसे हमारे 2-3 बैंक अकाउंट होते हैं, तो एक अकाउंट में ज्यादा पैसा, दूसरे में कम है, तो हम कहते हैं कि सारे जो कम वाला पैसा ना एक ही ब्रांच में हम ट्रांसफर कर देते, बाकी जो है अकाउंट बंद कर दें। तो अगर आपने इस तरीके से ट्रांसफर करने हैं फंड्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, from one place to another place, then we can transfer। अभी मैंने एग्जांपल मैंने अपनी दी है कि फॉर एग्जांपल हम एक ही अपना अकाउंट बंद करा के दूसरे में पैसा डलवाना चाहें, पर कई बार होता क्या है, हमने जैसे हमारी कोई सिस्टर रहती है लुधियाना में या दिल्ली में या बॉम्बे में या कहीं भी और, हमने उसको पैसा ट्रांसफर करना है, तो क्या हम उसको 200, 300, 400 या 1000 रुपए देने के लिए बॉम्बे जाएंगे? नहीं ना, हम क्या करते हैं, बैंक से ट्रांसफर कर देते हैं पैसा। तो बैंक मेरे भी हाफ के ऊपर मेरी सिस्टर को पैसा ट्रांसफर कर रहा है, एजेंट ही हुआ ना बैंक फिर मेरा। यहाँ तो ब्रांच आपकी सेम है, चाहे प्लेस भी आपका सेम नहीं है, इन एनी केस आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ओके जी। लास्ट हमारा है एक्टिंग एज एजेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, आप लोग जो है एज ए रिप्रेजेंटेटिव डील करते हो while dealing with other banks and financial institution। आप लोगों की यहाँ पे भी बैंक जो है आप लोगों को रिप्रेजेंट करता है, अगर आपके बिहाफ के ऊपर कुछ भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस देनी है तो। आगे लिखा है, a commercial bank perform above function on behalf of as per the instruction of its customer। जैसे आप कहोगे बैंक वैसा काम करेगा, अपनी मर्जी से बैंक कभी भी आपके बिहाफ के ऊपर प्रीमियम नहीं पे कर देता, आपके बिहाफ के ऊपर डिस्काउंट नहीं कर देता बिल। ठीक है, जब तक आप नहीं कहोगे बैंक इस तरीके की कोई भी और काम जो
जो है वो नहीं करेगा। सो इट इज टोटली एज पर द नीड्स या अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर जो है बैंक अपना फंक्शन परफॉर्म करता है।